Most welcome everyone. Now in this class, I am going to continue the remaining principles of management given by Henry Fayol. अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को टोटल 1 to 8 प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था। आज के इस क्लास में प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और इसके बाद के जो भी प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ इन दिस क्लास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, what suggested by Henry Fayol under this principle. Now we are going to discuss about it. So here it is important to understand that what is the meaning of scalar chain. अगर हम लोग स्केलर चेन की बात करें तो स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी। रिमेंबर, while we are going through the word scalar chain, then it is saying that line of authority. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि here is the superior and you can say that he is the boss in the organization, and here it is the subordinates, means employees working in the organization. Now, while we are going through the principle of scalar chain, then under this principle Henry Fayol suggested that scalar chain means line of authority or chain of superior from highest to lowest rank. Chain of superior from highest. Highest means from superior, from boss to subordinate employees. Means from highest to lowest rank. Fayol suggested that this chain must be followed strictly in the organization. मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर से लेकर के सबऑर्डिनेट तक जो ये हायरार्की है, जो ये चेन है, इसे फॉलो किया जाए। एंड एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी के ऑफ दिस चेन, नो स्कीपिंग ऑफ एनी वन के शुड बी अलाउड। हेनरी फ्यूल का ये कहना था कि सुपीरियर जो बॉस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास से लेकर के जो सबऑर्डिनेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहा है, उनके बीच में एक हायरार्की हो और हर एक रैंक पे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। फेयोल सजेस्टेड दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से, अगर यहाँ पे सपोज दैट हम ए, बी और सी करें, तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से पास होना हो बॉस को, तो वो 1 by 1 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से बीच से एम्प्लॉय अपने आप को स्किप करे। ऐसी कंडीशन को सीधे तौर से हेनरी फ्यूल ने रिस्ट्रिक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर इस स्केलर चेन को समझाने की कोशिश करें, देन नाउ कंसिडर दिस थिंग। सपोज दैट now see, one very important point is here also gangplank. We are going to continue about that thing also. Suppose that here A, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम स्केलर चेन की बात करें, देन अगर यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को फिट करें, सपोज दैट हियर बी, सी, डी, ई, और यहाँ पे अगर हम करें सपोज दैट पैरेलल में यहाँ पर L, M, N एंड O। अब यहाँ पे देखो स्केलर चेन में जो हेनरी फेयोल का सजेशंस था वो ये कि अगर कोई एम्प्लॉय एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, देन प्रॉपर चैनल मस्ट बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज फॉर मेकिंग द कम्युनिकेशन। According to scalar chain principle, if suppose that D, if D wants to contact suppose that N, अगर यहाँ पे काम करने वाला एम्प्लॉय अगर यहाँ पे वर्क करने वाले एम्प्लॉय से कांटेक्ट करना चाहे, तो इसके लिए प्रॉपर स्केलर चेन की बात की, प्रॉपर एक सिस्टम की बात की हेनरी फ्यूल ने, जिसके लिए उन्होंने ये कहा कि
ये एम्प्लॉय प्रॉपरली एक के बाद एक एम्प्लॉय से कांटेक्ट करते हुए अपनी बात को यहाँ तक लेकर के आए। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल टी मस्ट कॉन्टेक्ट टू सी, देन सी कॉन्टेक्ट टू बी, इस तरीके से यहाँ पर, और फिर ए, एल, एम और एन, फिर वो कम्युनिकेशन यहाँ तक हो। प्रॉपर चैनल मीन्स फेयोल इंसिस्ट दैट this chain must be followed strictly in the organization and every information must pass through every key of this chain. कोई भी एम्प्लॉय अपने आप को स्किप नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हेनरी फेयोल ने और सजेस्ट किया कि सपोज दैट इफ़ इमरजेंसी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, इफ़ दिस चेन इज ब्रोकन देन देयर आर चांस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर कोई कम्युनिकेशन डी एन को करना चाहे तो वो एक सिस्टम के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को यहाँ तक पहुँचाएगा, बीच में कोई भी एम्प्लॉय ब्रेक नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो कम्युनिकेशन गैप होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हेनरी फेयोल ने एक और सजेशन दिया, फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। देखो जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि अगर इस तरीके से कम्युनिकेशन की जाए तो एक लॉन्ग प्रोसेस तो है, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट हो, इफ सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी पास्ड, तो ऐसी कंडीशन में ये जो चेन पास किया जाएगा, जो चेन फॉलो किया जाएगा, इट इज़ अ वेरी लेंदी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट गेट्स डिलेड। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन organization cannot follow this way. So for removing that delayed period, Fayol suggested or permitted a shortcut in the chain which is called gangplank. देखो यहाँ पर एक नेम मैंने यूज किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। गैंगप्लैंक मीन्स शॉर्टकट मेथड आप कह सकते हो। इमरजेंसी के सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं, गैंग प्लैंक। और गैंग प्लैंक की अगर हम बात करें तो ये शॉर्टकट कंडीशन, सपोज दैट अगर डी को एन एम्प्लॉय से कोई इमरजेंसी में बात करनी है, देन ही कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एन, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है गैंग प्लैंक। ओके, मीन्स यू कैन से दैट गैंग प्लैंक permits direct communication between the employees working in different position without following the scalar chain. स्केलर चेन को बिना फॉलो किए डायरेक्टली अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को कांटेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम उसे यूज करेंगे गैंग प्लैंक। बट दिस सिचुएशन इज ओनली इन द इमरजेंसी पीरियड। ओके, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल in the organization. With the help of following scalar chain, systematic flow of information is taking place. No communication gap is available in the organization. So it is all about scalar chain. And now the next one is principle of order. 10th नंबर पे ये प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। while we are talking about it, then it refers to orderly arrangement of man and material, that is a fixed place for everything and everyone in the organization. देखो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए एक फिक्स प्लेस हो, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी रिक्वायरमेंट हो मटेरियल्स की, इक्विपमेंट की और एम्प्लॉयज़ की, तो आसानी से वो चीज़ें सर्च की जा सके। मीन्स अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हेनरी फेयोल suggested that there must be a fixed place to keep every material and things used in the organization and a fixed place or seat or cabin for every employee in the organization. देखो यहाँ पे कहने की मीनिंग ये है कि जितने भी टूल्स
यूज किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी मशीनरीज हैं, या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के लिए क्या हो, एक फिक्स्ड प्लेस हो, फिक्स्ड प्लेस फॉर मेन एंड मटेरियल. वाई? इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, इन केस ऑफ नीड, ईजिली दे कैन गेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. आसानी से उन्हें पाया जा सके फर्म के अंदर. जैसे देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ. अगर आप अपने स्कूल का देखो, जब आप नॉर्मल वे में ऑफलाइन में स्कूल में हुआ करते हो, तो उस कंडीशन में जैसे एक स्कूल में क्या है, एक स्टाफ रूम अलॉटेड है, प्रिंसिपल के लिए केबिन अलॉटेड है. तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो आप यहाँ वहाँ सर्च नहीं करोगे टीचर को या फिर प्रिंसिपल सर को. क्या करोगे आप? डायरेक्टली उनके स्टाफ रूम में या केबिन में जा कर के देखोगे. अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप जा कर के उनको वहाँ पर मिलोगे. वैसे ही हेनरी फ्योल ने ये कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, जो मशीनरीज हैं, जो टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनके लिए, और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड प्लेस हो, और उसी फिक्स्ड प्लेस पर वो चीज़ें रखी जाएं ताकि ज़रूरत के समय पर उन चीज़ों को आसानी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी. देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समय, टाइम एंड एनर्जी, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इफ़ दे आर यूटिलाइजिंग इन पॉजिटिव वे, देन it produce maximum output for the organization. But if they are not utilizing properly, then it can easily create harmful situation in front of the organization. So without wasting much time and energy, easily things and employees can get in the organization. That's why Henry Fayol suggested that principle of order must be followed by every organization. While we are talking about the positive effect of this organization, this principle, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की पॉजिटिविटी की बात करें तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को यूज़ किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, वी कैन सी दैट नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल. समय की बर्बादी नहीं होगी वहाँ पर, चीज़ों को सर्च करने में आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, सिस्टमेटिक होगी, स्मूथ वर्किंग होगी, और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से विदाउट वेस्टिंग ऑफ मच टाइम एंड एनर्जी अचीव करेगा. ओके. And now next one is the principle of equity. Principle of equity. Here the meaning equity means making equalization among the employees. देखो, यहाँ पर इक्विटी की अगर हम बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ समानता का व्यवहार करना. मीन्स कहीं पर किसी भी स्टेज पर जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, जैसे देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सुपीरियर and subordinate, means he is the superior or you can say boss working in the organization, and here subordinates means employees working under the supervision of boss. यहाँ पे superior और subordinate की अगर हम बात करें तो one boss cannot be biased with the subordinates. If a boss or the manager is biased in dealing with employees, then employees will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity. देखो, यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर है, ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस है, वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार करे. यू कैन से दैट ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर विद द सबॉर्डिनेट्स मस्ट बी काइंड, fair and sympathetic behavior. Just treatment to employees मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आए. उसका जो एक्टिविटी है वो पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए. मीन्स मैनेजर इज इफ बायस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, दो चीज़ें हैं, एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वन सेटिस्फाइड एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम for the betterment of organization, but one dissatisfied employees
cannot contribute his maximum, and this dissatisfaction also not useful or beneficial for the organization as well as for the employees. तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करें तो हेनरी फ्यूल ने ये सजेस्ट किया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, जो मैनेजर है, उसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। हमेशा उसे कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड हो और एम्प्लॉयज़ के साथ उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। और यहाँ पे अगर इस तरीके की एक्टिविटी को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, देन एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, यू कैन से द पॉजिटिविटी ऑफ दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड। और एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश करता है। और वन सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ ऑल्सो मोटिवेट द अदर एम्प्लॉयज़, ऑल्सो energize, boost, accelerate the moral capacity of other employees. So this is about principle of equity, and here I hope that all these discussed principle as a scalar chain, order and equity you are getting well. So it is all about this class. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.